नमस्ते। कभी सोचा है एक ही देश के इतने सारे नाम कैसे हो सकते हैं? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए, भारत के नामों के पीछे की हजारों साल पुरानी कहानी में चलते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। और देखिए, शुरुआत होती है यहीं से। भारत के संविधान की पहली ही लाइन कहती है, इंडिया दैट इज भारत। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है, एक ऐसा दरवाजा जो हमें सीधा इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक देश और दो ऑफिशियल नाम क्यों? इसका जवाब ना दो अलग अलग कहानियों में छिपा है। एक कहानी जो इसी जमीन से निकली और दूसरी जो बाहर की दुनिया ने सुनाई। तो चलिए अपनी पड़ताल का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। सबसे पहले उन नामों की बात करते हैं जो यहाँ के लोगों ने खुद इस जमीन को दिए, वो नाम जिनकी जड़ें यहीं की मिट्टी और संस्कृति में है। देखिए, सबसे पुराना नाम हमें मिलता है भारत के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में। सप्त सिंधव मतलब 7 नदियों की धरती। ये नाम सीधा सीधा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से जुड़ा है, जो समझिए उस जमाने में इस पूरे इलाके की लाइफलाइन थी। फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, बात सिर्फ एक इलाके की नहीं रही। पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों की अपनी पहचान बनने लगी। महाभारत जैसे ग्रंथों में देखें तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल तक, मतलब अलग अलग राज्यों का एक पूरा गुलदस्ता सा दिखता है। ये जमीन की जबरदस्त डाइवर्सिटी का सबूत है। और फिर आता है एक ऐसा नाम जो इन सब अलग अलग टुकड़ों को एक धागे में पिरोता है, भारतवर्ष, यानी भरतों का देश। ये उन पहले शब्दों में से था जिसने एक पैन इंडियन पहचान, एक पूरे भारत की पहचान को आकार दिया। और हाँ, ये जो भरत नाम है ना, इसका जिक्र भी सबसे पहले ऋग्वेद में एक बड़े कबीले के लिए मिलता है। और कमाल की बात देखिए, विष्णु पुराण जैसे पुराने ग्रंथों में भारत की एक एकदम साफ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन मिलती है। मतलब श्लोक में बताया गया है कि वो देश जो समंदर के उत्तर में है और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में, उसे भारत कहते हैं। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले भी हिमालय से लेकर समंदर तक इस पूरी जमीन को एक इकाई के तौर पर देखा जाता था। अच्छा, भारतवर्ष के अलावा एक और बड़ा पुराना नाम था जम्बू द्वीप, जिसका मतलब है जामुन के पेड़ों का आइलैंड। और जानते हैं, महान सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने इतने बड़े साम्राज्य के लिए इसी नाम का इस्तेमाल किया था। तो ये तो हुई उन नामों की कहानी जो यहीं से उपजे। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं कि बाहर की दुनिया ने इस जमीन को किस नाम से जाना। और ये कहानी शुरू होती है एक नदी से। देखिए, इंडिया नाम की जो कहानी है ना, उसकी जड़ें हैं पुराने पर्शिया यानी फारस में। हुआ यूं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास फारसियों का कंट्रोल सिंधु नदी के इलाके पर हो गया। वही नदी जिसे संस्कृत में सिंधु कहते थे। और यहीं पर भाषा का एक बड़ा मजेदार खेल हुआ। पुरानी फारसी भाषा में ना स की आवाज अक्सर ह बन जाती थी, तो सिंधु क्या बन गया? हिंद या हिंदू। और हाँ, एक बात गांठ बांधने वाली है, उस जमाने में हिंदू शब्द का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म था, मतलब सिंधु नदी के उस पार की जमीन। तो अब देखते हैं कि फारस से निकला ये नाम कैसे पूरी दुनिया में सफ़र करता है और अलग अलग जबानों में अपना रूप बदलता है। ये समझिए एक नाम के ग्लोबल टूर की कहानी है। ये सफ़र वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, शुरू हुआ संस्कृत के शब्द सिंधु से, फारसी में ये बना हिंदू। फिर जब पुराने ग्रीक लोग यहाँ आए तो उनकी जबान में ह की आवाज़ थी नहीं, तो उन्होंने ह हटा दिया और ये बन गया इंदोई। और बस वहीं से लैटिन के वास्ते ये बन गया इंडिया, वो नाम जिसे आज दुनिया जानती है। और ये सब कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ, इसमें सदियां लग गईं, फारसियों से ग्रीक तक। फिर बाद में हिंदुस्तान शब्द भी इस्तेमाल होने लगा, यहाँ तक कि जब चीन से यात्री आए जैसे ह्वेनसांग, तो वो भी सिंधु से ही निकले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे युनतू या त्यानजू। मतलब सोचने वाली बात है ना? दुनिया की इतनी सारी बड़ी बड़ी भाषाएं और उन सब में भारत के लिए जो नाम है उसका सोर्स एक ही है, संस्कृत का एक शब्द सिंधु। क्या जबरदस्त ग्लोबल इम्पैक्ट था एक नदी के नाम का। तो अब हमारे पास कहानी के 2 अलग अलग धागे हैं। एक है भारत, वो नाम जो अंदर से आया, और दूसरा है इंडिया, वो नाम जो बाहर की दुनिया ने दिया।
चलिए अब इन दोनों धागों को एक साथ लाते हैं और अपनी शुरुआत वाली पहेली को सुलझाते हैं। तो वापस आते हैं उसी लाइन पर, इंडिया दैट इज भारत। जब संविधान बनाने वालों ने इसे लिखा तो वो कोई कंफ्यूजन नहीं बना रहे थे, बल्कि वो तो एक बहुत गहरे ऐतिहासिक सच को अपना रहे थे। वो इन दोनों कहानियों को, दोनों पहचानों को बराबर का सम्मान दे रहे थे। इसे ऐसे समझिए, भारत नाम हमारी उस पुरानी अपनी पहचान को दिखाता है जिसे हमने खुद बनाया, और इंडिया नाम दुनिया के साथ हमारे सदियों पुराने रिश्ते और ग्लोबल कनेक्शन को दिखाता है। ये दो नाम एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि किसी भी देश का नाम ना उसके इतिहास का पूरा मैप हो सकता है। भारत और इंडिया, ये दोनों नाम मिलकर इस जमीन की पूरी कहानी सुनाते हैं। एक तरफ इसकी गहरी, हजारों साल पुरानी जड़ों की कहानी और दूसरी तरफ दुनिया के साथ इसके रिश्तों की कहानी। और हमारा संविधान इन दोनों को अपनाकर इसी खूबसूरत और रिच विरासत को सलाम करता है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आज से 2000 साल पहले किसी को इस जमीन का नाम रखना होता तो क्या नाम चुना जाता? भारतवर्ष, जम्बूद्वीप या कुछ और? और सबसे जरूरी सवाल, क्यों? ये सवाल हमें हमारी पहचान, हमारे इतिहास और नामों की अहमियत पर सोचने के लिए मजबूर करता है।